हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जेपीएससी मेंस एग्जाम में एक परफेक्ट आंसर, एक बेहतरीन आंसर कैसे लिखा जाए। तो हम लोग शुरू से शुरू करेंगे। बिल्कुल, जो स्टूडेंट्स अभी तक आंसर राइटिंग नहीं शुरू कर रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप आंसर लिखिए और वीक में एटलीस्ट 2 दिन आप आंसर लिख लिख के उसका अभ्यास कीजिए, क्योंकि आंसर राइटिंग जो है एक स्किल है, इसको एक्वायर करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप सीधे मेंस एग्जाम के दिन जाएं और उसी दिन आंसर लिख के चले आएंगे, वैसा नहीं होगा। क्योंकि बचपन से हम लोग क्वेश्चन आंसर तो लिखते ही हैं, लेकिन सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन में या सिविल सर्विसेज के आंसर में थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस ज़्यादा लगता है और इसमें स्ट्रैटेजी भी चाहिए, प्रॉपर नॉलेज भी होना चाहिए कि क्या हम लिखने वाले हैं, किस तरह से हम लिखने वाले हैं। आज का जो सेशन है वो एकदम बिगिनर लेवल से शुरू करके हम लोग एडवांस लेवल तक समझेंगे कि किस तरह से आंसर लिखा जाता है, ताकि एग्जामिनर देखते ही उसको एक अच्छा नंबर दे। तो पहली चीज ये है इसमें कि जेपीएससी एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो बाकी सारे स्टेट पीसीएस और यूपीएससी से कैसे अलग है। बहुत अलग है उससे, और बहुत ज़्यादा वास्ट भी है, टफ है। क्यों टफ है? क्योंकि बाकी सारे एग्जाम्स में जो आंसर लिखना होगा वो आपको 250 वर्ड, 150 वर्ड, इस तरह के वर्ड लिमिट में लिखना होगा। लेकिन जेपीएससी में क्या है कि वर्ड लिमिट बहुत ज़्यादा है। इससे जैसा क्वेश्चन, इससे जैसा आंसर आपको लिखना होगा। वर्ड लिमिट लगभग 600 से लेकर के 800 वर्ड तक है। सबसे पहले आज का हमारा एजेंडा क्या है, आज किस तरह से हम लेक्चर में एक एक करके सारी चीज़ों को समझेंगे, उसको समझते हैं। पहले सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि क्वेश्चन का नेचर कैसा है उसको ही समझेंगे, जिसके बारे में भी जस्ट मैंने बात की है। उसके बाद देखेंगे कि हम अपने आंसर को किस तरह से स्ट्रक्चर कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, इस फॉर्मेट में कैसे स्ट्रक्चर करेंगे। तीसरा चीज जो है कि व्हाट टू राइट इन इंट्रोडक्शन एंड बॉडी, इंट्रोडक्शन में और बॉडी में क्या लिखा जाए आंसर में। फोर्थ जो है हमारा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्वेश्चन। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में कुछ और पूछा गया है लेकिन अपने आंसर में कुछ और लिखते हैं, और ये उन स्टूडेंट्स के साथ भी बहुत ज़्यादा होता है जिनका कमांड है उस सब्जेक्ट पे, जिनका बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, बहुत सारा फैक्ट और वैल्यू एडिशन वाला मटेरियल वो जानते हैं। इस वजह से भी कभी कभी गलती होती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे होता है। वैल्यू एडिशन इन द क्वेश्चन, किस तरह से क्वेश्चन के अंदर में हमें वैल्यू ऐड करना है ताकि मार्क्स और अच्छे से आए। लैंग्वेज, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि देखिए आपको यहाँ से एग्जाम में सेलेक्ट होने के बाद अपना पूरा जीवन एक ब्यूरोक्रेटिक लाइफस्टाइल में गुजारना है। वहाँ का भाषा और एक आम दुनिया का भाषा बहुत अलग होता है। आम दुनिया में हम लोग कैजुअली बात करते हैं, कैजुअल लैंग्वेज में, लेकिन जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है, ब्यूरोक्रेटिक अपैरेटस है, उसमें आपको थोड़ा प्रोफेशनल लैंग्वेज में बात करना होगा। तो जो आंसर्स होगा, जाहिर सा बात है, वो भी थोड़ा प्रोफेशनल लिखा जाएगा। तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि लैंग्वेज में कैसे लिखें, क्या ना लिखें। ओके। और फाइनली जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कंक्लूजन, कंक्लूडिंग द क्वेश्चन, जिसको लोग अक्सर इग्नोर करके चलते हैं कि अगर चलो भाई इंट्रोडक्शन और बॉडी 500-600 वर्ड में अच्छे से हो गया है तो कंक्लूजन कैसा भी हो चल जाएगा। वैसा बिल्कुल नहीं है। कंक्लूजन आपके आंसर को कंप्लीटनेस देता है, तो इसको तो इग्नोर करना बिल्कुल भी मूर्खता है। तो कंक्लूजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने तरह का कंक्लूजन हम लिख सकते हैं, किस तरह के आंसर में कैसा कंक्लूजन लिखना चाहिए, वो सब मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ आज के लेक्चर में बताऊंगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है उसका कि नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या है। क्योंकि क्वेश्चन समझ गए कि वो बाकी क्वेश्चन से कैसे अलग है, तो आधा काम तो वहीं पे हो गया। नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या है, ये देखिए जेपीएससी का क्वेश्चन। ये लगभग देखने से लग रहा है कि 7 to 10 जेपीएससी का क्वेश्चन है। क्वेश्चंस क्या दिए हैं कि इसमें से आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये सेकंड कैटेगरी है। आपके जो क्वेश्चन पेपर आएंगे मेंस में, उसमें 2 सेगमेंट बना होगा। पहला सेगमेंट ये होगा कि 1, उसके अंदर ऐसे 1 2 करके बना होगा, वो बेसिकली एमसीक्यूज होंगे। एमसीक्यू 10 एमसीक्यू आपको मिलेंगे, 2 मार्क्स ईच, यानी 20 नंबर का एमसीक्यू आपको आएगा। एमसीक्यू के बाद जो सेकंड सेगमेंट है वो यही है। सेकंड सेगमेंट में क्वेश्चन 4 होंगे जिसमें से आपको 2 सॉल्व करना हो, और ये 2 क्वेश्चन जो भी आप कोई भी अपने चॉइस से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन का जो वेटेज है वो है 40 नंबर। इसका भी 40, बाकी सबका 40। तो कोई भी 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, यानी 80 नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा है। अगर यूपीएससी के क्वेश्चन को देखें तो ऐसा नहीं है। यूपीएससी के क्वेश्चन में क्या है कि टोटल क्वेश्चन होगा 20। जीएस पेपर्स की बात करें, 20 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन जो होगा वो होगा 150 वर्ड्स वाला, यानी 10 मार्कर, यानी 10 मार्कर क्वेश्चन। और बाकी के जो 10 क्वेश्चन होंगे
उसको लिखना होगा आपको 250 वर्ड्स में, यानी वो होगा 15 मार्कर क्वेश्चन। अब देखिए इससे हम क्या सीख सकते हैं, क्या समझ सकते हैं कि अगर 150 वर्ड मतलब 150 वर्ड के आंसर में आपको 10 मिल सकता है, यानी एक नंबर के लिए आपको तकरीबन 15 वर्ड लिखना पड़ता है, 15 वर्ड, 15 to 20 भी कर लीजिए इसको। तो अगर आपको 40 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो इसके लिए वर्ड लिमिट क्या होना चाहिए? इसके लिए वर्ड लिमिट हो जाए 600 से लेकर के 800, 600, 700, 800। सो बेसिकली दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ जेपीएससी क्वेश्चन एंड अ यूपीएससी क्वेश्चन। और यूपीएससी के ही लाइन पे कई सारे स्टेट पीसीएस काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपना सिलेबस क्या किया है कि लगभग यूपीएससी जैसा बना दिया है कि हमारे स्टेट पीसीएस की तैयारी करो या यूपीएससी की तैयारी करो, बात लगभग वही हो जाएगा। लेकिन जेपीएससी जो है इसका एक वास्ट सिलेबस है, बहुत एक अलग तरीके का सिलेबस है, इसलिए जेपीएससी के लिए आपको सेपरेटली पढ़ाई करना पड़ता है, अलग से तैयारी करना पड़ता है। सो बेसिकली क्या था कि नेचर ऑफ क्वेश्चन कैसा होगा, तो आपको जेपीएससी में लगभग 600 से लेकर के 800 वर्ड का एक आंसर फ्रेम करना पड़ेगा, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब चैलेंज है तो जाहिर सी बात है अपॉर्चुनिटी भी साथ में ही आएगा। तो हम लोग अगर इसको परफेक्ट कर लेते हैं इस स्किल को, तो आराम से 600 से 800 वर्ड का आंसर लिखा जा सकता है और नंबर भी जबरदस्त तरीके से उठाया जा सकता है। बस इसको फॉलो कीजिए, जो आज हमारा नोट्स भी बनाइए इसको प्रॉपर तरीके से कि क्या क्या आज के डिस्कशन में आपने सीखा, उसको अपने आंसर्स में इनकॉर्पोरेट कीजिए। ओके, तो चलिए इसके नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए आंसर का। अभी हमने डिस्कस किया नेचर ऑफ क्वेश्चन, उससे क्या सीखे, 600 से 800 वर्ड, और ये 600 से 800 वर्ड हम किस तरह के स्ट्रक्चर में लिखें ताकि हमको नंबर मिले। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर जाना माना है, आप में से बहुत लोग जानते हुए कि हमें पहले इंट्रोडक्शन लिखना होगा, उसके बाद एक बॉडी लिखना होगा और एक कंक्लूजन लिखना होगा। इंट्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि आप किसी भी चीज का, जैसे आप फिल्म देखते हैं ना, एक फिल्म, ये आंसर भी वैसा ही है। फिल्म में क्या होता है कि शुरुआत के कुछ पार्ट में, मैंने शुरुआत के 2 मिनट 3 मिनट तक इंट्रोडक्शन चलता है। इंट्रोडक्शन मतलब पुरानी फिल्म देखेंगे तो उसमें नाम लिख कर क्या आता था कि देखो ये हीरो आएगा, ये हीरोइन होगी और इस तरह का कास्ट होगा फिल्म के अंदर, उनको देख लो आप। लेकिन कई कई आप मॉडर्न डे के आज के फिल्म देखेंगे तो उसके अंदर शुरुआत में कुछ टाइम लेकर के कोई बैकग्राउंड वॉइस से बताता है कि ये देखो ये एक्टर ऐसा है, इसका लाइफस्टाइल ऐसा चल रहा है, वो सब चीज चल रही है। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन क्या है, आगे जो आप लिखने वाले हैं बॉडी में, उसका एक बैकग्राउंड देना है, उसका एक भूमिका सेटअप करना कि आप आगे क्या लिखने वाले हैं। हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि इंट्रोडक्शन में लिखना क्या है। बेसिकली ओवरऑल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि आपका एक इंट्रो लिखा होना चाहिए, यहाँ पे कुछ वर्ड्स में, कितना वर्ड्स में होना चाहिए, तो ये लगभग 70 से 80 वर्ड में आप एक इंट्रोडक्शन लिखिए। क्यों? क्योंकि इसको लगभग 15% के आसपास रखिए आप। जैसे 600 वर्ड है तो आप इसको 10%, 15% या 20% भी रख सकते हैं। उतना हमारा कंटेंट इंट्रो में जाना चाहिए, मतलब 80 वर्ड तक चलेगा। तो 70, 80 या 90 वर्ड का भी आप इंट्रो लिख सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन लिखिए पहले, फिर आइए बॉडी पे। बॉडी लिखिए एक वॉल्यूम में, मतलब एक सिस्टम बना लीजिए। जैसे इंट्रोडक्शन में आपने दिया मान लीजिए 20%, बॉडी में आपने दिया मान लीजिए 60%, और कंक्लूजन में आपने दिया मान लीजिए 20%। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ये, मतलब 15 से 20% भी हो सकता है और ये भी 15 से 20% भी हो सकता है। तो अगर ये 15 से 20 होगा तो जाहिर सा बात है कि इधर इसका 70% होने का चांसेस होगा। तो लगभग 70% में आप बॉडी लिखिए, इंट्रोडक्शन 15% से लेकर के 20% और कंक्लूजन 15% से लेकर 20%। ये एक ओवरऑल स्ट्रक्चर होना चाहिए आंसर का। इसके बाद क्या है, व्हाट टू राइट इन इंट्रोडक्शन एंड बॉडी, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए इंट्रोडक्शन कई तरीके से आप लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन देयर आर मेनी वेज। पहला तरीका क्या है, जो सबसे लेमैन तरीका है, वो है कि एक टॉपिक है उसका आप डेफिनेशन लिखिए पहले, डेफिनेशन, और जो भी इसके पीछे कंसेप्ट है उस कंसेप्ट के बारे में आप लिखिए। तो बेसिकली ये कहाँ काम करेगा, तो ये काम करेगा आपको इकोनॉमी, ये काम करेगा आपको अगर साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है उसके अंदर, वहां पर आपको एक डेफिनेशन बना करके उसका एक बैकग्राउंड लिख करके या कॉन्सेप्ट के बारे में लिख करके आप उसको इंट्रो में समझा सकते हैं। एग्जाम्पल्स के थ्रू आगे आपको समझा दूंगा। एनीवे, और क्या कर सकते हैं आप, डेफिनेशन अगर नहीं लिखना है, मान लीजिए किसी एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसके अंदर आपको डेफिनेशन, जैसे हिस्ट्री का क्वेश्चन, तो उसके अंदर आप कंटेक्चुअल बैकग्राउंड लिखिए। क्योंकि हिस्ट्री में बेसिकली हो सकता है कि कुछ ऐसा चीज पूछा गया है जिसका कोई डेफिनेशन नहीं हो, तो आप उसका बैकग्राउंड लिखिए।
कि मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि तुगलक के आप यूटोपियन पॉलिसीज के बारे में बताइए, मोहम्मद बिन तुगलक के यूटोपियन पॉलिसीज के बारे में बताइए। तो आप बैकग्राउंड देंगे मोहम्मद बिन तुगलक का, कि किस तरह वो व्यक्ति अलग अलग पॉलिसीज अपनाता था और वो सारे पॉलिसीज फेल होते थे। तो उस कंटेक्स्ट में ही रह करके उसका एक बैकग्राउंड देना है। ये नहीं कि आप तुगलक के पहले जो घियासुद्दीन तुगलक है उसके बारे में बैकग्राउंड बता रहे, पूरे तुगलक डायनेस्टी का बैकग्राउंड बता रहे, वैसा नहीं है। कंटेक्चुअल बैकग्राउंड, कंटेक्स्ट में रह करके, कि मतलब तुगलक की यूटोपियन पॉलिसीज के बारे में बताया गया, तो आप तुगलक का बैकग्राउंड दीजिए कि वो किस तरह से एक यूटोपियन पॉलिसीज या अलग अलग पॉलिसी, अलग अलग एक्सपेरिमेंट वो किया करता था। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट। तीसरा जो है कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन है किसी गवर्नमेंट स्कीम का, या एग्जाम में क्वेश्चन है मान लीजिए वो पॉलिटी का क्वेश्चन है। पॉलिटी में अक्सर क्वेश्चन किसी न किसी आर्टिकल, किसी न किसी चैप्टर से, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी चैप्टर से क्वेश्चन हो सकता है, कुछ अमेंडमेंट से, 73rd 74th अमेंडमेंट, इन सब से जुड़ा हुआ क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अब इसमें आप क्या कीजिए कि इसको करंट अफेयर से लिंक कर सकते हैं, स्टार्ट ही कर सकते हैं कि इन रीसेंट जजमेंट और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दिस एंड दिस, वी विटनेस्ड इन द रिसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दिस एंड दिस, वी विटनेस्ड इन द रिसेंट गवर्नमेंट पॉलिसी दिस एंड दिस। मतलब आप उसको करंट अफेयर से ही स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें उसका बैकग्राउंड या डिफिनेशन नहीं देना है, क्योंकि डिफिनेशन जो है एक तरह से थोड़ा सा कमजोर इंट्रो या फिर एवरेज इंट्रो के रूप में जाना जाता है। तो इंट्रोडक्शन में आप कोशिश करिए कुछ अलग करने का तरीका यही है। तो 3 तरीके से आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं किसी भी आंसर का। दूसरा है कि इंट्रोडक्शन हो गया, अब बॉडी में क्या लिखें। पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन का एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे देखिए, डिस्कस हाउ सिस्मोलॉजी थ्रोज लाइट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होंगे वो इसको हिंदी में देख सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर भूकंप विज्ञान किस प्रकार प्रकाश डालता है। अब देखिए, अब इसका अगर आप आंसर लिखने जा रहे हैं तो सबसे पहले क्या लिखना होगा आपको, इंट्रोडक्शन। और कुछ बच्चे ये भी करते हैं कि ये इंट्रोडक्शन वर्ड लिख देते हैं वहां पे। इंट्रोडक्शन वर्ड नहीं लिखना है, इंट्रोडक्शन कैन नॉट बी टेकन एज अ सब हेडिंग। इसको आप एक सब हेडिंग बना के मत लिखिए, इंट्रोडक्शन है तो सिंपली लिख दीजिए उसको, इंट्रोडक्शन वर्ड लिखने की जरूरत नहीं। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखना चाहिए, पहले तो सिस्मोलॉजी, यानी आप सिस्मोलॉजी के बारे में यहां लिख सकते हैं कि सिस्मोलॉजी क्या है, भूकंप विज्ञान, कि अर्थ के अंदर जितने भी सिस्मिक एक्टिविटीज होती हैं, जब अर्थ के अंदर मान लीजिए टेक्टोनिक प्लेट्स शिफ्ट होते हैं तो भी अर्थक्वेक आता है, अगर उसमें कुछ और भी ज्यादा प्लेट स्लाइड कर रहे हैं तो भी उसमें अर्थक्वेक आ सकता है। इन सब चीजों की वजह से अर्थ के अंदर में सिस्मिक एक्टिविटी या थोड़ा सा हिलना डुलना चलता ही रहता है। क्रस्ट में, क्रस्ट कभी टूटता है, कभी वो होता है, फॉल्ट लाइन बनती, इन सब के वजह से कुछ ना कुछ एक्टिविटीज चलती हैं। तो जो भी साइंस, जो भी विज्ञान हमको ये एक्टिविटीज के बारे में जानकारी देता है उसको हम सिस्मोलॉजी कहते हैं। तो यहां पर आपका कैसे चलेगा वो डिफिनेशन बेस्ड इंट्रो, कि आपने पहले सिस्मोलॉजी को कंटेक्स्ट में रहते ही डिफाइन किया कि ये क्या है बेसिकली, और उसके बाद आपने शुरू किया। और अब तो आ जाएगा बॉडी का पार्ट। इंट्रो में आप ये भी जोड़ सकते हैं कि कैसे, जैसे आपने पहले डिफिनेशन दिया सिस्मोलॉजी का, और वहीं पे 2 लाइन में आप कनेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि आगे क्वेश्चन में इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में, तो सिस्मोलॉजी इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में कैसे बताएगा। 1992 के बाद क्या हुआ था कि बहुत एडवांस सिस्मोग्राफ्स आ गया था दुनिया में, तो उन्होंने क्या किया, सब जगह सिस्मोग्राफ प्लेस किया। अब अर्थ के अंदर जितने भी पी वेव, एस वेव, अब ये तो टॉपिक का मामला है कि उसके अंदर का जानकारी क्या है, तो पी वेव और एस वेव का, प्राइमरी सेकेंडरी वेव का स्टडी किया गया, उनका वेव का कैसे वहां पे रीच होता है, क्या शैडो जोन है, किस तरह से है, तो उसका एक ब्रीफ बैकग्राउंड इसका भी आप वहां पे दे सकते हैं कि सिस्मोलॉजी या सिस्मोग्राफ्स विच वर प्लेस्ड ऑन अर्थ हेल्प इन द स्टडी ऑफ नोइंग अबाउट द इंटीरियर ऑफ द, तो रैंडमली से ऐसा कोई भी वर्ड लिख सकते हैं आप प्रॉपर तरीके से। तो डेफिनेशन हो गया हमारा सिस्मोलॉजी का, वहां पे इंट्रोडक्शन, सिस्मोलॉजी का डेफिनेशन, प्लस जो ये कंटेक्स्ट पूछा हुआ था उसके बारे में। तो सबको एक ही पैराग्राफ में लिखना है और उसको एक प्रॉपर तरीके से आपने एक इंट्रो लिखा। सो दैट इज हाउ इंट्रो इज रिटन फॉर समथिंग। और भी आप देख सकते हैं क्वेश्चन में, जैसा मैंने वहां पे डिस्कस किया कि मोहम्मद बिन तुगलक है, तो अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन नहीं लिख पाएंगे आप, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का डेफिनेशन क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे बेसिक सा एक चीज ये करना है कि हमें कंटेक्चुअल बैकग्राउंड लिखना चाहिए इसमें, कंटेक्चुअल बैकग्राउंड, कि मोहम्मद बिन तुगलक कैसा था, उसका पॉलिसीज कैसा था, कैसे उसने ट्रांसफर ऑफ कैपिटल कराया, टोकन करेंसी लाया, वो सारी चीजें आगे लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर उसका एक ब्रीफ बैकग्राउंड देना जरूरी है, तो ही आप एक अच्छा इंट्रो लिख पाएंगे। तो ये एग्जांपल्स थे कि इंट्रोडक्शन में हमें क्या लिखना चाहिए। चलिए वापस आते हैं, देखते हैं
अब बॉडी में क्या लिखना चाहिए? बॉडी के अंदर, तो बॉडी के अंदर तो असीमित संभावना है लिखने का, लेकिन लिखें क्या? सबसे पहले तो आप ब्रेक डाउन कीजिए क्वेश्चन का, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मामला है। ब्रेक डाउन करने का मतलब क्या है? ब्रेक डाउन का मतलब कि डिस्कस हाउ सिस्मोलॉजी थ्रोज लाइट ऑन द कंस्टिट्यूशन ऑफ इंटीरियर ऑफ अर्थ। मतलब पहला ब्रेकडाउन तो ये कि डिस्कस करने के लिए आपको कह रहा है। ये जो डिस्कस है ये एक टेल एंडर है। टेल एंडर का मतलब एक ऐसा डायरेक्टिव जो क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि तुम इसके हिसाब से काम करो, डायरेक्टिव दिया हुआ है। तो आपको अगर ये डिस्कस दे रहा है तो डिस्कस करना होगा, क्रिटिकली एग्जामिन दे रहा है तो क्रिटिकली एग्जामिन करना होगा, क्रिटिकली एनालाइज दे रहा है तो एनालाइज करना होगा। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा जिसमें आपको ये सब बताएंगे कि लगभग जो 10-12 तरह के टेल एंडर्स होते हैं उनमें आपको क्या करना चाहिए। दैट वी विल डिस्कस इन ए सेपरेट। फिलहाल के लिए यहाँ पे डिस्कस दिया है। सिस्मोलॉजी एक कीवर्ड है कि डिस्कस हाउ सिस्मोलॉजी, तो सिस्मोलॉजी एक चीज और दूसरा कंस्टिट्यूशन ऑफ इंटीरियर ऑफ अर्थ। तीन सेगमेंट इसके अंदर आपको दिखा, एक तो टेल एंडर हो गया, दूसरा हो गया, दो चीजें हो गई टॉपिक्स, अलग अलग टॉपिक्स। सिस्मोलॉजी अपने आप में एक टॉपिक है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटीरियर ऑफ अर्थ अपने आप में एक टॉपिक है। इन तीनों को हमने ब्रेक डाउन कर लिया कि हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इन सब चीजों को। डिस्कस का मतलब यहाँ के लिए मैं आपको कंटेक्स्ट में बता दे रहा हूँ, डिस्कस मतलब होता है जितने ज्यादा डायमेंशन आप लिख सकते हैं उतने ज्यादा डायमेंशन उसमें लिखिए क्वेश्चन के। डायमेंशन क्या हो सकते हैं? डायमेंशन हो सकता है कि ये किस तरह से उसको लाइट डालता है, तो पहले तो बताया जाएगा कि किस तरह से, तो उसमें डायग्राम बना करके पी वेव एस वेव का जो उसमें प्रोपागेशन होता है, कैसे कैसे शैडो जोन होता है 105 डिग्री से 105 डिग्री, तो वो सब चीजें आप बना करके वहां बता सकते हैं कि कैसे काम करता है। फिर उसमें इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में बता सकते हैं कि इंटीरियर ऑफ अर्थ में क्या क्या है। इंटीरियर ऑफ अर्थ में वही क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट का डिवीजन कैसे है, मेंटल का डिवीजन किस तरह से किया गया है, कोर का डिवीजन कैसे आउटर कोर इनर कोर में किया गया है, ये सारी चीजें आप उसमें बताएंगे। और फिर ये बताएंगे कि कैसे सिस्मोलॉजी ने हेल्प किया लोगों को ये जानने में कि क्रस्ट मतलब जो अर्थ दिख रहा है वो एक सॉलिड बॉडी ऐसा नहीं है, उसके अंदर भी कई तरह के लेयर्स हैं। ठीक है, सो दैट इज हाउ अ बॉडी इज रिटन, मतलब उसको आप ब्रेक डाउन करके ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा है सब हेडिंग एंड बुलेट पॉइंट्स का यूज कीजिए। सब हेडिंग का मतलब ये है कि जैसे आपने पहले तो लिख दिया यहाँ इंट्रो, इंट्रो के बाद आप बॉडी लिखना शुरू कर, तो बॉडी में पहले आप सिस्मोलॉजी के बारे में मान लीजिए बता रहे हैं, सिस्मोलॉजी या स्टडी ऑफ सिस्मिक वेव, स्टडी ऑफ इंटीरियर ऑफ अर्थ यूजिंग सिस्मिक वेव। और भी लिख सकते हैं सब हेडिंग सिस्मिक वेव स्टडी ऑफ अर्थ। अब ये हो गया एक सब हेडिंग, इसको एक बॉक्स में बनाइए और यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स में लिखिए कि क्या है ये स्टडी, किस तरह से वो स्टडी किया गया है। ठीक। दूसरा है इनकॉर्पोरेट डेटा एंड एग्जांपल्स। अब अगर डेटा है, मान लीजिए कि कोई वैसा इकोनॉमी का क्वेश्चन है जिसमें आपको किसी एक्ट के बारे में या किसी गवर्नमेंट की पॉलिसी के बारे में है और उससे कोई रेलेवेंट डेटा भी निकला हुआ है, तो उस डेटा को आप लीजिए। एग्जाम्पल्स है तो किसी भी एक चीज का एग्जाम्पल हो सकता है, उसको भी आप उसमें इनकॉर्पोरेट कीजिए। तो बॉडी के अंदर ये सारी चीजें करनी चाहिए आपको। उसी तरह क्या करना चाहिए कि बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव है, एड्रेस बोथ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स। जैसे कभी कभी क्वेश्चन में टेल एंडर आता है एग्जामिन, ओके, एग्जामिन आएगा, क्रिटिकली एनालाइज आएगा, इस तरह की चीजें आएंगे, मतलब क्रिटिकल वर्ड उसमें जुड़ के आएगा, उसका एडजेक्टिव फॉर्म आता है। क्रिटिकल एग्जैक्ट वर्ड नहीं आएगा, क्रिटिकली के साथ एडजेक्टिव फॉर्म में वो आता है। तो अगर इस तरह का कोई टेल एंडर है तो आपको क्या है कि प्रोज एंड कॉन्स लिखना होगा, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स लिखना होगा। तो इसको आप एक बैलेंस के फॉर्म में लिखिए। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में क्रिटिसाइज ही करना है तो आप हो सकता है कि मेरिट्स उसमें 70% लिखें, लेकिन ऐसा नहीं कि डिमेरिट उसमें 0 करके आए, या फिर डिमेरिट्स आपने 70% लिखा, मेरिट्स 0 करके आए, वैसा नहीं। आप उसको बैलेंस बनाइए कि अगर किसी चीज का क्रिटिकली एनालाइज दिया है कि इसको आप इसके अंदर की कमियां बताइए, तो कमियां लिखिए, लेकिन मेरिट भी जरूर लिखिए वहां पे। ठीक है, वन साइडेड अप्रोच लेकर के मत चलिए, क्योंकि दुनिया का ऐसा कोई चीज नहीं है जिसके अंदर सिर्फ डिमेरिट हो, या दुनिया का ऐसा कोई चीज नहीं है जिसके अंदर सिर्फ मेरिट हो। तो आपको अगर लिखना है, मान लीजिए डिमेरिट लिखना है, तो डिमेरिट 70% लिखा आपने, लेकिन मेरिट भी 30% लिखिए, और फाइनली कंक्लूड करके बताइए कि हाँ इसमें मतलब ये सुधार वाला एरिया है, मतलब ये जो 70% डिमेरिट्स है इसको अगर ठीक कर देंगे तो ये परफेक्ट चीज हो जाएगा। सो दैट इज हाउ बैलेंस इज डन। बैलेंस का मतलब ये नहीं कि 50-50 ही लिख रहे हैं इसी को हम बैलेंस करें, नहीं। 50-50 का मतलब एड्रेस करना है नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों, एड्रेस करना है।
क्वांटिटी कितना होगा पॉजिटिव और नेगेटिव का, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या है। क्लियर? उसके बाद आप उसके अंदर डायमेंशन लिख सकते हैं। ये सब मैं किसके लिए बता रहा हूं, जब आपका आंसर 600 से 800 वर्ड का है। तो मान लीजिए कुछ क्वेश्चन ऐसा है जिसका सोसाइटी का आप डायमेंशन लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि लिख पाएंगे हर बार, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन है जैसे साइंस एंड टेक का कोई क्वेश्चन है, या फिर बायोटेक्नोलॉजी कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन हो सकता है उसका सोशल इंप्लीकेशन ना हो, ठीक है, लेकिन या फिर उसका मान लीजिए पॉलिटिकल इंप्लीकेशन ना हो, तो बाकी कोई ना कोई इंप्लीकेशन उसका जरूर होगा। तो आपको डायमेंशन फाइंड करना है कि अगर सोशल इंप्लीकेशन है तो हम कैसे लिखेंगे। जैसे एआई है, एआई का सोशल इंप्लीकेशन क्या है कि हमारे समाज में ये एक गजब का परिवर्तन लेकर के आ रहा है। या फिर स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन ही हमारे समाज में क्या परिवर्तन कर रहा है कि अब आदमी फोन ही ज्यादा देर देखता है, एक दूसरे से उतना कन्वर्सेशन नहीं करते हैं, दे आर बिजी इन देमसेल्व्स। तो थोड़ा सा वो एक अलग तरीके के अपने एक क्या कहें पैरामीटर बना करके उसी में रहता है आदमी, मतलब आदमी थोड़ा सा दूर हो गया। दीज आर ऑल डायमेंशंस। एआई का सोशल डायमेंशन, इकोनॉमिक डायमेंशन, पॉलिटिकल डायमेंशन भी हो सकता है, कई तरह की चीजें हो सकती हैं। तो जो भी डायमेंशंस आपको दिमाग में आ रहा है उस डायमेंशन को आपको वहां पे लिखना है। एनवायरमेंटल हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन, एक जो कंटेंट है, जो टॉपिक है, उसका कितने डायमेंशंस आप लिख सकते हैं, उतने सारे पॉइंट्स बनेंगे, उतने सारे पैराग्राफ्स बनेंगे, और आपका आंसर 600 से 800 वर्ड में जाएगा। यूपीएससी में भी यही चीज है, लेकिन वहां पे कोई एक खास डायमेंशन ही पूछता है, किसी एक डायमेंशन पे स्ट्रेस होता है। यहाँ आपको एक डायमेंशन पे स्ट्रेस नहीं होगा, एक ओवरऑल सिनेरियो आपको लिखना हो सकता है। जैसे तुगलक का ही पॉलिसी है, तो कोई अगर अच्छा आंसर लिखने वाला है, एक्सपर्ट है उस चीज में आंसर लिखने में, तो क्या कर सकता है, तुगलक के पॉलिसीज का वो अलग अलग इंप्लीकेशन, अलग अलग डायमेंशन भी लिख सकता है। सो दैट इज द हाउ बॉडी इज फ्रेम्ड। तो अब बॉडी देखिए यहीं पे है, जैसे डिस्कस हाउ सिस्मोलॉजी थ्रोज लाइट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंटीरियर, तो इसमें आप सोशल डायमेंशन नहीं लिख पाएंगे, इकोनॉमिक डायमेंशन नहीं लिख पाएंगे, पॉलिटिकल डायमेंशन नहीं लिख पाएंगे। हाँ, टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन हो जाएगा इसका, कि टेक्नोलॉजी ये कैसे इन्वॉल्व है इस चीज में। उसी तरह इसका एनवायरमेंटल भी हो सकता है, अगर एनवायरमेंट से कनेक्ट किए कि ये जो इंटीरियर ऑफ अर्थ है, इंटीरियर ऑफ अर्थ धीरे धीरे क्या होगा उसके अंदर, मान लीजिए हमने थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज किया, या हम नहीं कर रहे हैं बेसिकली, लेकिन हम क्लाइमेट चेंज में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज को हम थोड़ा ऑगमेंट कर रहे हैं, थोड़ा सा उसको ज्यादा एक्सेलरेट कर दिया है हमने, क्योंकि बहुत सारी चीजें उससे जुड़ा हुआ है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक में नहीं जा रहा हूं अभी, बस जनरल वे में हम बात कर रहे हैं। तो उसका एनवायरमेंटल एस्पेक्ट भी हो सकता है कि अब बहुत ज्यादा लेवल, मान लीजिए सी लेवल बढ़ेगा तो सी का जो क्रस्ट है उस पर ज्यादा ये होगा, मतलब उस तरह से आप करके वहां पे लिख सकते हैं। सो दैट इज हाउ अ बॉडी इज फ्रेम्ड। क्लियर? तो हमने अभी तक दो तीन सेगमेंट देखा, जिसमें पहला ये था कि किस तरह से अंडरस्टैंड करना, नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या है, तो ये तो बहुत इजी है कि 40 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 600-800 वर्ड में लिखना है। दूसरा है कि स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर क्या है, कि आंसर का स्ट्रक्चर इंट्रो बॉडी क्या है, माने इंट्रो बॉडी और कंक्लूजन के फॉर्म में होना चाहिए। थर्ड क्या है कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखना चाहिए और बॉडी में क्या लिखना चाहिए। तो इन सब चीजों का आप खासकर नोट्स बनाइएगा। अभी तो मैं जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूं क्योंकि हमारा टाइम का लिमिटेशन है, लेकिन इसको आप प्रॉपर तरीके से देख देख के एक एक पॉइंट को एनालाइज करके अच्छे से समझ के अपना आंसर्स लिखिए। मैं लास्ट में एग्जांपल्स आपको बता दूंगा। एनीवे, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो हमने आगे बात किया कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्वेश्चन, इसके ऊपर भी आपको मार्क्स मिलेगा। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बच्चे आंसर लिखते जरूर हैं, बहुत लंबा आंसर लिखते हैं, 800 वर्ड का आंसर लिखते हैं, लेकिन कंटेक्स्ट में नहीं लिखते हैं, या फिर उसका इंटरप्रिटेशन सही से नहीं करते हैं। जैसे देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे जो पीछे हमने दिखाया था, अगर यहाँ देखें कि डिस्कस द मोस्ट इंप्रेसिव फीचर्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, 40 नंबर का क्वेश्चन। ठीक, अब इसमें आपको क्या लिखना है, इंप्रेसिव फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली का समाज वो नहीं पूछ रहा है सोसाइटी के बारे में, इंडस वैली के इकोनॉमी के बारे में वो नहीं पूछ रहा है, इंडस वैली के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में वो नहीं पूछ रहा है। आपसे वो पूछ रहा है कि वहां का खास वो फीचर्स क्या है। तो वहां का खास फीचर्स क्या होगा, टाउन प्लानिंग वहां का खास फीचर है, और टाउन प्लानिंग के अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स भी, किस तरह से ग्रैंडरीज बना हुआ है, उसके अंदर बहुत सारा, मान लीजिए उसके अंदर ग्रेट बाथ बना हुआ है, उसके अंदर असेंबली हॉल बना हुआ है, उसके अंदर रिजर्वोयर है धोलावीरा में, ये सारे उसके फीचर्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के। ठीक, और भी कई तरह के फीचर्स आप बता सकते हैं उसके अंदर। चाहे तो लास्ट में अगर आपको अलग अलग डायमेंशन जोड़ना है जोड़ भी सकते हैं कि चलो समाज भी एक लाइन में ऐसा था, या एनवायरमेंट, तो इन पे ज्यादा फोकस नहीं करना, लेकिन लिख देना है कि ये भी चलो फीचर में काउंट हो जाएगा।
लेकिन स्पेशल एम्फेसाइज करना है आपको कि वहाँ के टाउन प्लानिंग कैसा था, पॉटरी कैसा था, स्कल्पचर कैसा बनाया था उन लोगों ने, ये सारे जो है इंडस वैली के फीचर है। इंडस वैली होता कैसा था, कहाँ पे फोर्टिफिकेशन था, कहाँ फोर्टिफिकेशन नहीं था, ये सारे उसके फीचर है। तो अब देखिए, कोई इंसान मान लीजिए बहुत अच्छे से पढ़ाई किया है, अब वो फीचर छोड़ के बाकी सब कुछ बताएगा तो क्या उसको नंबर मिलेगा? नहीं, इसको फीचर के अलावा इंडस वैली में बहुत कुछ है बताने के लिए। तो आप ऐसा नहीं करिए कि फीचर मत बताइए और बाकी सारा बात उसमें 600 से 800 वर्ड में बता के चले आइए एंड यू आर एक्सपेक्टिंग दैट यू विल गेट मार्क्स। तो ये गलत है, ऐसा नहीं होगा, नंबर नहीं मिलने वाला है यहाँ। तो जो पूछा गया है वही आपको बताना होगा। क्रिटिकली एग्जामिन, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्रिटिकली एग्जामिन द अचीवमेंट्स एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ शेरशाह सूरी। तो अब क्या है, यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली इसके अचीवमेंट एंड कंट्रीब्यूशन को ही एग्जामिन करना है कि ये अचीवमेंट कैसा था, नहीं था। तो इसके आप अचीवमेंट्स के बारे में बताएं कि रोड्स बनवाया इसने, सरायस बनवाया इसने, पोस्टल सिस्टम स्टार्ट किया इसने, वो सारे इसके कंट्रीब्यूशन अचीवमेंट है। लैंड का मेजरमेंट करवाया इसने कि किस तरह से, और लैंड का अलग अलग कैटेगराइजेशन किया इसने, बहुत सारी चीजें इसने किया। इसको देख के ही अकबर का जो लैंड रिफॉर्म से आगे का वो इसके लाइन पे चलता है। तो बेसिकली यू हैव टू राइट, यू हैव टू स्पेसिफिकली राइट इन दैट कंटेक्स्ट। उसको हम लोग कहते हैं कि आपने क्वेश्चन देखा और उसका सही इंटरप्रिटेशन किया, मतलब सही से समझा क्वेश्चन। ठीक है, तो एग्जामिनर जब एग्जाम में देखेगा तो एग्जामिनर चेक करेगा कि हाँ इंप्रेसिव फीचर्स इंडस वैली का लिखा है कि नहीं, या अचीवमेंट्स लिखा है कि नहीं। अचीवमेंट्स के अलावा शेरशाह सूरी के पूरे जीवन के बारे में लिख दीजिए, आपको नंबर नहीं मिलने वाला, नंबर कटने वाला है वहां पे। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में ये चीजें होती है। ठीक, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन वही है कि क्वेश्चन को ब्रेक डाउन कीजिए, डायरेक्टिव्स को फॉलो कीजिए। डायरेक्टिव का मतलब वही, एनालाइज, डिस्कस, क्रिटिकली इवेलुएट, एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, जो भी हाईलाइट, जिस भी तरह का टेल एंडर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग लिखिए। टॉपिक को देखिए, मेन सब्जेक्ट क्या है, उसका क्वेश्चन का मेन थीम क्या है, और उसका फोकस एरिया, मतलब उस टॉपिक पे, शेरशाह सूरी के टॉपिक पे फोकस एरिया क्या है, तो उसके कंट्रीब्यूशन पे फोकस किया हुआ है। एंड दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू एक्चुअली इंटरप्रेट द क्वेश्चन, तभी आप इंटरप्रिटेशन सही से कर पाएंगे उसका। ठीक है, तो मैंने शुरू में ही कहा था कि आंसर राइटिंग जो है एक स्किल है, स्किल सीखना पड़ता है, एक्वायर करना पड़ता है। तो इस स्किल में क्या करना है, आपको टॉपिक पहले आइडेंटिफाई करना है, टॉपिक के बाद फोकस एरिया आइडेंटिफाई करना है और उसी को लिखना है एग्जाम में। दैट इज हाउ इट इज डन। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन ये दिया है, क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन अपहोल्डिंग फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। किस तरह ये, मैंने क्रिटिकली एनालाइज कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह से फंडामेंटल राइट को अपहोल्ड करने में, मतलब वो एक रोल प्ले करता है। तो डायरेक्टिव क्या है, क्रिटिकली एनालाइज, मतलब आपको टेल एंडर साफ साफ दिया है कि एनालाइज करना है। एनालाइज करने का मतलब होता है फ्रैगमेंट्स में तोड़ना किसी चीज को, हाउ, व्हेन, व्हाई, वेयर, इस तरह के सेगमेंट्स में ब्रेक डाउन करना है। इसके लिए टेल एंडर वाले में क्लास लेंगे, अलग से समझेंगे। यहाँ के लिए बस इतना ही। तो क्रिटिकली एनालाइज आप पहले करिए, क्वेश्चन में जो दिया है उसको फॉलो कीजिए। टॉपिक दिया रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट और फोकस एरिया है फंडामेंटल राइट्स, कि फंडामेंटल राइट को बचाने में सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है शुरू से। सो दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट इट इन प्रॉपर कंटेक्स्ट। कंसेप्ट को समझिए और उसका सही इंटरप्रिटेशन करिए क्वेश्चन का, क्योंकि इसी को देख करके आपको नंबर मिलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा चीज, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में ही कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई कीजिए। कीवर्ड्स जैसे हाईलाइट इंपॉर्टेंट टर्म्स, जैसे फंडामेंटल राइट, सुप्रीम कोर्ट। इसी क्वेश्चन में यही वाला क्वेश्चन क्रिटिकली एनालाइज द रूल वाले में, कि फंडामेंटल राइट कीवर्ड है, सुप्रीम कोर्ट कीवर्ड है। जैसे मैंने पीछे आपको दिखाया था कि वो कीवर्ड था किस तरह से क्वेश्चन में, तो उस कीवर्ड को आइडेंटिफाई कीजिए, चैलेंजेस को आइडेंटिफाई कीजिए और उस कीवर्ड के अकॉर्डिंग ही अपना आंसर लिखिए। ठीक, और उससे रिलेटेड जो भी डायमेंशन हो सकता है, जो मैंने आपको जस्ट बताया कि हिस्टोरिकल, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, जैसा भी डायमेंशन हो सकता है आप उसको लिख सकते हैं उसके अंदर। तो ये था कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। और इसी में एक और चीज है कंटेक्स्ट में लिखना, जो कंटेक्चुअल इंटरप्रिटेशन, जिसके बारे में पहले भी मैंने बात किया कि क्वेश्चन को रिलेट कीजिए करंट अफेयर से, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, उसके बाद लिखिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, लैंडमार्क जजमेंट्स लाइक केशवानंद भारती, इन सब चीजों को उसमें एग्जाम्पल डालेंगे तो आपका आंसर अच्छे से सब्सटेंशिएट होगा। ठीक, तो क्वेश्चन को सही इंटरप्रिटेशन करना, मतलब सही तरीके से समझना, ये एक बहुत जरूरी चीज है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है कि द 73rd
and 74th constitutional amendments have infused life in the working of rural and urban local government institutions. Discuss critically. क्लियर? तो ये कैसे हम लोग इसको सही से इंटरप्रिटेशन करेंगे और जो पूछा है वही कैसे लिखेंगे, टू द पॉइंट, इसके बारे में। तो देखिए एग्जाम्पल, जैसे आपको क्या दिया है, पहले हम ब्रेक डाउन करते हैं क्वेश्चन को कि 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये एक चीज हो गया। दूसरा है कि दे हैव इन्फ्यूज्ड लाइफ वर्किंग ऑफ रूरल एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट, तो अर्बन एंड रूरल लोकल गवर्नमेंट ये दूसरा एस्पेक्ट हो गया, दूसरा टॉपिक हो गया, या फिर दूसरा फोकस एरिया हो गया। तो ये हमने कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई किया। और तीसरा चीज ये था कि डायरेक्टिव क्या दिया है आपको, मतलब क्रिटिकली डिस्कस करने के लिए दिया है। क्रिटिकली डिस्कस मतलब वही चीज कि जितने भी डायमेंशन हो सकते हैं उसको आप क्रिटिकली बताइए, उसके अंदर कमियां क्या क्या है उसको बताइए। अब कमी बताएंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि फिर उसका फायदा नहीं बताएंगे, कमी बताएंगे 70%, 30% फायदा भी बताएंगे। तो जब इसका बॉडी आप लिख रहे होंगे तो उसके अंदर स्पेशली कि कैसे ये दोनों अमेंडमेंट जो हैं इन दोनों ने रूरल एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जीवन उन्होंने डाला है, तो आपको लिखना होगा कि हाउ दे आर बेनिफिशियल। तो बेनिफिट्स लिखिए, या फिर यहां पे लिखिए ऐसे करके कि 73rd 74th अमेंडमेंट हैव बीन अ क्रूशियल अमेंडमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और इनके वजह से क्या क्या पार्ट 9 जो आपका पार्ट 9 है, 9A है, वो सब ऐड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो सब डिटेल में आप देख सकते हैं उसको। तो आंसर बेसिकली आपको ऐसे ही लिखना होगा। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और इंटरप्रिटेशन में ही देखते हैं कि डिस्कस द मोस्ट इंप्रेसिव फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये पीछे मैंने डिस्कस किया कि किस तरह से आपको सिर्फ इंप्रेसिव फीचर्स पे लिखना है, जो चीज पूछा गया है उसी चीज पे लिखना है। तो ये हो गया हमारा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट। अगला पार्ट जो है वो है वैल्यू एडिशन इन द क्वेश्चन। क्लियर? आप उम्मीद कर रहे हैं कि नोट्स आप बना रहे हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी मैं दिखा रहा हूं, या फिर हम बातचीत में जो एक लिमिटेशन होती है टाइम की, आप नोट्स प्रॉपर बनाते रहिएगा उसका, ठीक है, बिना नोट्स का कोई फायदा नहीं है। वैल्यू एडिशन इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में वैल्यू ऐड करें। क्रिटिकली एग्जामिन द अचीवमेंट्स एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ शेर शाह सूरी। अब देखिए वैल्यू का मतलब क्या होता है, वैल्यू मतलब कि इसके अंदर आपने एग्जाम्पल्स कितना डाला है, इसके अंदर आपने फैक्ट्स कितना डाला है, इसके अंदर आपने कोई भी, और मान लीजिए गवर्नमेंट का डेटा होगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में नहीं, मैं जनरलाइज रूप से बता रहा हूं कि वैल्यू एडिशन का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट का कोई डेटा है तो उसके अंदर से उठा करके आपने क्या चीजें ऐड की है उसके अंदर। तो जो फैक्ट, फिगर, एग्जाम्पल्स, ये सारी चीजें होती है, इनको कहते हैं हम लोग वैल्यू ऐड करना क्वेश्चन में, वैल्यू एडिशन। तो आपका क्वेश्चन, मान लीजिए आपने कुछ भी आंसर लिखा उसका, उसके अंदर अगर वैल्यू प्रॉपरली ऐड नहीं है, हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है, एग्जाम्पल नहीं है, या कोई गवर्नमेंट का सोर्स का कोई कोट नहीं है, वहां पे कोटेशन भी हो सकता है, कहीं पे आप कोट लिख दें एक अलग से, ये सारी चीजें नहीं है, तो आपका क्वेश्चन सिंपल, आपका आंसर जो है एक सिंपल आंसर हो, एवरेज आंसर माना जाएगा जिसके अंदर वैल्यू ऐड नहीं है। वैल्यू एडिशन से क्या होता है, उस क्वेश्चन को वेट मिलता है, वजन मिलता है, उसको प्रॉपर तरीके से सब्सटेंशिएट होता है। तो क्रिटिकली एग्जामिन द अचीवमेंट्स एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ शेर शाह सूरी, तो इस क्वेश्चन में वैल्यू एडिशन क्या होगा, हिस्टोरिकल फैक्ट्स। हिस्टोरिकल फैक्ट्स कि अपने छोटे से कार्यकाल में 1540 में ये बेचारा आया था गद्दी पे, और इसने क्या क्या रिफॉर्म्स वहां पे किया, वही सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखना होगा अचीवमेंट्स में। तो जितने अचीवमेंट प्रॉपरली आप लिखेंगे वहां पे, दैट इज कॉल्ड एज वैल्यू एडिशन। नहीं तो आप जेनरिक स्टेटमेंट्स लिखना शुरू कर दें, जेनरिक स्टेटमेंट्स कि हाँ उसने रिफॉर्म किया, ही डिड रिफॉर्म, मिलिट्री रिफॉर्म्स किया इसने, ये एक जेनरिक स्टेटमेंट है। मिलिट्री रिफॉर्म के अंदर क्या क्या रिफॉर्म किया वो जानना है आपको, दैट इज कॉल्ड एज वैल्यू एडिशन, ठीक है। ये सिर्फ जेनरिक स्टेटमेंट नहीं लिख देना है कि वहां पे वो रिफॉर्म किया, या फिर उसने लैंड रिफॉर्म किया और लैंड रिफॉर्म के बारे में ही इधर उधर का बात लिख रहे हैं, जेनरिक तरह का स्टेटमेंट लिख दे रहे हैं, जनरलाइज कर रहे हैं, वैसे नहीं चलेगा। लैंड रिफॉर्म के अंदर उसने किया क्या है, बेसिकली लैंड रिफॉर्म के अंदर उसने मेजरमेंट ऑफ लैंड किया क्या है, ऐसे हाउ मेजरमेंट ऑफ लैंड, लैंड का कैटेगराइजेशन करना अलग अलग जगहों पे, उसके अंदर का पट्टा सिस्टम और वो सब सिस्टम स्टार्ट करना, और एक प्रॉपर तरीके से एक जो होता है ना एग्रीमेंट होता है स्टेट और उसके बीच में, जिसको रजिस्ट्री कहते हैं आज के डेट में, वो सारी चीजें इसने स्टार्ट किया था। तो आपको ये वैल्यू ऐड करना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर में, एंड दैट इज हाउ वैल्यू एडिशन इज डन इन क्वेश्चंस। ओके, और भी देख सकते हैं, जैसे डिस्कस वेरियस प्रोविजंस इन लेटेस्ट नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट so that the act may reduce insecurity among low income people। अब देखिए कि
शो दैट का मतलब होता है प्रूफ कीजिए, आप उसको प्रूव कीजिए। अब प्रूफ कैसे होगा? प्रूफ होगा फैक्ट से। फैक्ट ही नहीं डालेंगे तो कैसे प्रूफ कर पाएंगे उसको? तो फैक्ट, जो भी गवर्नमेंट डेटा होगा उसको कोट करेंगे और प्रॉपर तरीके से वैल्यू ऐड करके ही इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो बेसिकली इसको हम लोग कहते हैं वैल्यू एडिशन। कि पहले अब इसका आंसर लिखना होगा तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन में आप नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में बताइए, उसका बैकग्राउंड भी आप बता सकते हैं कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट क्या था, ट्रिक्स क्या है उसको याद रखने का। तो कोई भी जैसे 1960s का जो टाइम है ना, जितना भी हमारा एमएसपी है, जितना भी फूड सिक्योरिटी का एक्ट है, जितना भी एफसीआई का गोदाम है, ये सब कुछ 1960s में बनाया गया है। क्योंकि इंडिया जो है सीवियर फूड क्राइसिस से इस समय ग्रसित था, इस समय वो प्रॉब्लम झेल रहा था। तो जो भी ग्रीन रेवोल्यूशन और जितने भी एग्रीकल्चर में अलग अलग चीजें किया गया है या फूड सिक्योरिटी के लिए काम किया गया है, वो 1960s में ही किया गया है। इसको बाद में अलग अलग अमेंडमेंट हम लोग कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर करके वो चेंज करते रहते हैं, बट बेसिकली इट इज ऑल अबाउट 1960s का पीरियड। तो आपको करना क्या था? तो आप इसका चाहे तो बैकग्राउंड बता सकते हैं कि 1960s में इंडिया इन सब प्रॉब्लम से जूझ रहा था, तो हमने वहां पे नेशनल फूड सिक्योरिटी, जो फूड सिक्योरिटी के लिए ये सब चीजें की गई वहां पे। क्लियर? तो इंट्रोडक्शन बॉडी के अंदर आपको प्रॉपर वैल्यू एडिशन करना होगा, लिखना होगा प्रॉपर फैक्ट के साथ कि ये क्या है। और जो इसका दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का, पहले तो ब्रेक डाउन करना होता है, तो जो ये दूसरा पार्ट है कि सो दैट द एक्ट में रिड्यूस इनसिक्योरिटी अमंग लो इनकम पीपल, इसको भी एड्रेस करना होगा विथ प्रॉपर फैक्ट्स एंड फिगर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं लास्ट, लास्ट नहीं सेकेंड लास्ट, लास्ट हमारा कंक्लूजन। उसके पहले हम लोग देखते हैं लैंग्वेज। लैंग्वेज कैसा रखना चाहिए? लैंग्वेज सबसे पहले तो क्लैरिटी और सिंप्लिसिटी होना चाहिए। लैंग्वेज सिंपल लिखिए आप। अब देखिए, हम में से ज्यादा लोग, हम लोग कोई ऐसे नहीं है कि इंग्लिश बहुत ज्यादा ही अच्छा होता है। हो सकता है, मान लीजिए मेरा उतना अच्छा ना हो, आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनका इंग्लिश उस हाई फाई लेवल पे नहीं होगा, बहुत लोगों का होता है। लेकिन अगर नहीं है उस लेवल पे या है तो भी आप उसको कोशिश कीजिए सिंपल लिखने का। सिंपल सेंटेंस बनाइए और क्लैरिटी रखिए उसके अंदर में, तब क्या होगा, आपका ग्रामेटिकल एरर होने से बचेगा। नहीं तो बहुत ज्यादा डेकोरेट करने का कोशिश करेंगे, फ्लावरी बनाएंगे और ऑर्नामेंटेशन करने चलेंगे लैंग्वेज उसके अंदर में, तो आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होने का संभावना है। जैसे एक सेंटेंस आपने लिखा, अब सेंटेंस का मीनिंग ही नहीं क्लियर हो रहा है, ठीक है, तो एग्जामिनर कंफ्यूज होगा और वो कंफ्यूज होगा तो आपको 0 नंबर देगा भाई। ठीक है, नंबर काटेगा, 0 तो नहीं देता लेकिन 0.25 0.75 मार्क्स मिलेगा और आप गए वहां। तो बेसिकली कोशिश ये करना है कि आपको जो आप कहना चाह रहे हैं ना उसको सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में क्लैरिटी से लिख दीजिए बस। सिंपल लैंग्वेज, सिंपल ग्रामर, सिंपल टर्मिनोलॉजी में। ठीक है, टर्मिनोलॉजी सिंपल का सिंपल लिख कह रहा हूं मैं, कैजुअल नहीं कह रहा हूं। बहुत लोग होते हैं कैजुअल लिखते हैं, कैजुअल का मतलब ये है, चलिए उसको हम आगे देखेंगे, लेकिन सिंपल का मतलब ये है कि बहुत आप आसान भाषा में समझाइए उसको। ठीक है, ओवर कॉम्प्लेक्स और फ्लावरी लैंग्वेज नहीं यूज करना है, क्रिस्प सेंटेंसेस लिखना है। ठीक। दूसरा चीज जो यहाँ पे यूपीएससी से थोड़ा डिफरेंट है, यूपीएससी में क्या है कि प्रिसाइज है और कंसाइज है। मतलब इन यूपीएससी यू हैव टू राइट प्रिसाइजली एंड कंसाइजली। लेकिन जेपीएससी में करना क्या है कि प्रिसाइज लिखना है लेकिन कंसाइज नहीं लिखना है, क्योंकि यहां पर आपको इलेबोरेशन देना होगा, क्वेश्चन को इलेबोरेट करना होगा, मतलब लंबा लिखना होगा, थोड़ा सा पैराग्राफ ज्यादा समझाना पड़ेगा। यूपीएससी में हम लोग करते हैं कि चलो एकदम एक ही लाइन में आपने लिख दिया, टू द पॉइंट लिख दिया, प्रिसाइज और कंसाइज हो गया, आपका काम चल गया। वैसा यहां नहीं कर सकते हैं। प्रिसाइज होना है मतलब टू द पॉइंट लिखना है, जो पूछा गया वही लिखना है, लेकिन उसको इलेबोरेशन के साथ लिखना है, कंसाइज नहीं करना है। नहीं तो आप वर्ड लिमिट से बहुत पीछे रह जाएंगे, 300 350 वर्ड में आंसर खत्म हो जाएगा। और आपको कम से कम यहाँ पे 600 वर्ड का जो टारगेट है ना वो मिनिमम टच करना है। 575 वर्ड चल जाएगा लेकिन 300 वर्ड नहीं चलेगा यहाँ पे। सो दैट इज हाउ इट विल बी देयर। ठीक है, वर्ड लिमिट में रहना है। वर्ड लिमिट का मतलब इस सेंस में है कि आपको 600 वर्ड के आसपास ही लिखना है उसमें। ये नहीं कि आप 200 वर्ड में लिख के आ रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको नंबर मिलेगा, जेपीएससी में नहीं मिलेगा। क्लियर? दूसरा, लैंग्वेज कैसा होना चाहिए? फॉर्मल टोन, जो पीछे मैंने बोला कि कैजुअल नहीं होना चाहिए बिल्कुल। कैजुअल लैंग्वेज, जैसे मैंने कोई एक आंसर देखा था बीच में जिसके अंदर हिंदी का वर्ड, मतलब वो एक क्वेश्चन था, यूपीएससी का ही क्वेश्चन था, एथिक्स के पेपर का क्वेश्चन था। उसके अंदर एक स्टूडेंट ने लिखा था कि कहीं पे कुछ पुलिस वाले करप्शन कर रहे थे, उसको डिस्क्राइब वो कर रहा था, तो उसने लिखा कि वहां पे मतलब आया राम गया राम, या इस तरह का उसने लैंग्वेज लिखा था। चलता है एटीट्यूड, ऐसा, इस तरह की चीजें एकदम अनएक्सेप्टेबल है। चलता है एटीट्यूड,
ये कैसे आप लिख सकते हैं? ये बहुत ज्यादा कैजुअल लैंग्वेज हो गया। आया राम गया राम, इस तरह का चीजें एग्जाम में आप नहीं लिख सकते हैं। ट्राई टू बी मोर फॉर्मल देन, ये सब इस तरह का कैजुअल लैंग्वेज वहां यूज नहीं करना है, कैजुअल हल्का लैंग्वेज यूज नहीं करना है। तो एक प्रोफेशनल और फॉर्मल टोन बना के रखिए, या जो लोकल लैंग्वेज हम लोग बात करते हैं वो सब चीजें अवॉइड कीजिए। तो लैंग्वेज में तीसरा चीज वो। चौथा चीज, वोकेबलरी बैलेंस होना चाहिए। दूसरा, सब्जेक्ट स्पेसिफिक टर्म्स होना चाहिए। जैसे मान लीजिए पॉलिटी का आंसर है, तो पॉलिटी के अंदर में आप प्रॉपर उसको आर्टिकल्स लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट है उसको मेंशन कर रहे हैं कि नहीं मेंशन कर रहे हैं, लीगल टर्म्स का यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें पॉलिटी के वर्ल्ड में, पॉलिटिकल साइंस के दुनिया में उसका एक अपना टर्मिनोलॉजी है, उसको आप फॉलो कीजिए। हिस्ट्री का अपना एक टर्मिनोलॉजी होगा, उसको आप फॉलो कीजिए। एनवायरमेंट साइंस टेक का अपना एक टेक्निकल तरह का टर्मिनोलॉजी है, उसको आप फॉलो कीजिए। मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि एक पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है, पॉलिटी का आंसर वो लिख पा रहा है लीगल टर्म्स में, लेकिन टेक्निकल आंसर या फिर मान लीजिए आईटी से रिलेटेड आंसर है, स्पेस से रिलेटेड आंसर है, उसको भी वो एकदम थ्योरेटिकल लैंग्वेज में बिना किसी टेक्निकल टर्म्स के लिख रहा है, वो भी नहीं चलेगा। लैंग्वेज बहुत मायने रखता है कि आप जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के वोकेबलरी को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, टर्मिनोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। दैट इज हाउ इट इज। एक्सेसिव नहीं लिखना है, मतलब ओवर, वही फिर वही चीज है कि कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा चीजें नहीं लिखनी है। वोकेबलरी बैलेंस होगा, सिंपल टर्म्स, सब्जेक्ट स्पेसिफिक टर्म्स, बट इट हैज टू बी क्लियर एंड सिंपल। ओके, अब लैंग्वेज और कैसा, न्यूट्रल एंड ऑब्जेक्टिव। न्यूट्रल का बेसिक सा मतलब है कि कोई बायसनेस नहीं होना चाहिए लैंग्वेज में। बायसनेस का मतलब कि मान लीजिए बहुत टाइम ऐसा होता है, जैसे हम लोग रिलीजन और कास्ट से जुड़े होते हैं, दूसरे कास्ट वाले के लिए हम लोग के अंदर बायसनेस होता ही होता है, कितना भी नहीं माने कोई, बट दे आर बायस्ड, ऑल आर बायस्ड। तो अपना बायसनेस आंसर में नहीं झलकना चाहिए। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी टाइम पीरियड में है, अब ब्राह्मणवाद को या ब्राह्मणिज्म को क्रिटिसाइज करो 6th सेंचुरी बीसी में, सिंपल सा क्वेश्चन को क्रिटिसाइज करने के लिए पूछा हुआ है। अब वहां पे ऐसा ऐसा टर्म्स यूज कर दिया कि कुछ टर्म डेरोगेटरी है ब्राह्मणिज्म के लिए, या कोई टर्म डेरोगेटरी है हिंदुइज्म, कोई टर्म डेरोगेटरी है मुस्लिमों के लिए। तो वो सब चीजें आप नहीं वहां लिखिए। मान लीजिए अरे आपने लिखा एग्जाम में कॉपी जो है कोई वही चेक कर दिया, उसी कास्ट का या उसी रिलीजन का बंदा चेक कर रहा है आपका कॉपी, तो वही काटेगा, आपका नंबर काटेगा वो, बिकॉज दैट विल साउंड डेरोगेटरी, दैट विल साउंड बायस्ड। तो आपको न्यूट्रल लैंग्वेज यूज करना है, ऑब्जेक्टिव जितना पूछा जाए उसी में लिखना है, एक्सट्रीम वर्ड्स नहीं लिखना है, जजमेंटल लैंग्वेज नहीं लिखना है। जजमेंटल वही चीज हो गया कि आपने क्या किया, एक जजमेंट दिया वहां पे। जजमेंट का मतलब कि ये खराब है, दिस इज गुड, दिस इज बैड, ये नहीं करना है अपने लैंग्वेज में। न्यूट्रल रखिए, जजमेंट को है एग्जामिनर पे छोड़ दीजिए, जनता पे छोड़ दीजिए। आपका काम है कि जो फैक्ट था उसको आपने प्रेजेंट किया, जजमेंट लेने का काम ऑडियंस का है, सामने वाले का काम, वो एग्जामिनर जज करेगा कि हाँ कैसा था। क्लियर? सो दैट्स हाउ लैंग्वेज शुड बी न्यूट्रल एंड ऑब्जेक्टिव। और क्या है, थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव। जब तक पूछा ना जाए एग्जाम में किसी भी आंसर में आई, मैं क्या सोचता हूं, या वी, हम लोग क्या सोचते हैं, उस तरह के टर्म से बचिए। थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन वाला सेकंड पर्सन वाला पर्सपेक्टिव नहीं लेके, थर्ड पर्सन मतलब कि वन शुड गो टू या वन शुड डेवलप सच हैबिट्स, ये थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव है। आई शुड डेवलप सच हैबिट या वी शुड डेवलप सच हैबिट, ये सब चीजें अवॉइड कीजिए। थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव नहीं हुआ, प्राइमरी जो पहला बंदा है उसी के पर्सपेक्टिव से हो गया। तो ये चीजें भी अवॉइड करना है आपको। हाँ, किसी में कह दिया कि व्हाट इज योर ओपिनियन, आपका खुद का ओपिनियन क्या है, क्योंकि ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, यहां पर आप अपना राय दे सकते हैं कि हाँ मैं क्या सोचता हूं, वो देख लीजिए। अनटिल जब तक डायरेक्शन स्ट्रिक्टली वो डायरेक्शन नहीं आए, स्पेसिफिकली वो डायरेक्शन नहीं आए, तब तक हमें थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से ही आंसर लिखना चाहिए। सो दैट इज हाउ सिक्स्थ चीज जो लैंग्वेज में आपको देखना चाहिए। उसके बाद सब हेडिंग्स एंड बुलेट पॉइंट्स। सब हेडिंग लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देखिए हम में से बहुत सारे लोग उतना एक्सपर्ट नहीं होते हैं राइटिंग, क्योंकि राइटिंग तो धीरे धीरे हम सीखेंगे। अगर मान लीजिए कोहेरेंस आपसे नहीं मेंटेन हो रहा है, जिसको हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे आप एक लॉजिकल फ्लो में या कोहेरेंस में नहीं लिखते हैं, तो उसका तो अलग अलग समस्या है। मान लीजिए आपके इसमें कोहेरेंस जनरली नहीं ही होगा, जैसे एक पैराग्राफ आपने यहां लिखा, दिस इज अ पैराग्राफ, इस पैराग्राफ को इससे कोई लेना देना नहीं, तो क्या करेंगे, बीच में क्या करेंगे, सब हेडिंग लिख देंगे।
इस पैराग्राफ के लिए इसमें जो जो बुलेट पॉइंट्स आएंगे इसके लिए आपने क्या किया, यहाँ पे एक अलग सब हेडिंग दे दिया, इस वाले पैराग्राफ के लिए यहाँ पे एक सब हेडिंग दे दिया। तो उससे करके आप बच सकते हैं, मतलब सब हेडिंग और बुलेट पॉइंट्स के थ्रू अगर कोहेरेंस नहीं भी आ रहा है फिर भी वो दिखेगा कोहेरेंस। दैट इज हाउ इट इज। मतलब एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, अब साइंस टेक का एक क्वेश्चन है कि हाउ डिफरेंट सैटेलाइट सिस्टम्स वर्क, या हाउ डिफरेंट सैटेलाइट्स आर प्लेस्ड इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्बिट्स, इस तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप सब हेडिंग बनाइए कि पहले ऑर्बिट्स किसको कहते हैं, क्योंकि बिना ऑर्बिट को बताए सैटेलाइट आप आगे बता ही नहीं पाएंगे। किसी खास ऑर्बिट में ही सैटेलाइट को प्लेस किया जाता है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ऑर्बिट्स वाला ये हो गया सब हेडिंग। अब यहाँ ऑर्बिट्स के बारे में लिखिए कि ये लो अर्थ ऑर्बिट होता है, हाई अर्थ ऑर्बिट होता है, जियो स्टेशनरी ये है, लैग्रांजियन पॉइंट ये है, ऑर्बिट्स। और उसके बाद फिर अगर आप सैटेलाइट के बारे में बता रहे तो सैटेलाइट सिस्टम्स, हाउ दिस सैटेलाइट सिस्टम्स वर्क, ये हो गया दूसरा सब हेडिंग। अब इसके नीचे दूसरे पॉइंट्स आ रहे हैं। अब देखिए ये पैराग्राफ अलग था, ये पैराग्राफ अलग है, हमने क्या किया, सब हेडिंग डाल डाल के अलग से लिखा है, बुलेट पॉइंट्स डाल के। सो दैट इज हाउ यू कैन ऑल्सो राइट। इससे आपको पता चलेगा कि डिफरेंट सेक्शंस क्या है, मतलब वैसे इंट्रोडक्शन कंक्लूजन में नहीं, बॉडी के अंदर में अलग अलग सेगमेंट्स किस तरह से आपने लिखा हुआ है। अब किसी को मान लीजिए इसका पॉलिटिकल इंप्लीकेशन या टेक्नोलॉजिकल इंप्लीकेशन लिखना है तो वो क्या करेगा, फिर तीसरा सब हेडिंग डालेगा कि जो रॉकेट साइंस है या फिर जो स्पेस एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं उसके हम लोग एक तरह से पॉलिटिकल तो नहीं, मान लीजिए टेक्नोलॉजिकल इंप्लीकेशन लिख रहे हैं तो एक सब हेडिंग दिया गया टेक्नोलॉजिकल इंप्लीकेशन, एंड देन यहाँ पे उसका पॉइंट्स आ जाएगा। तो लैंग्वेज में ये बातों का ख्याल रखिए, ठीक है। चलिए की डायरेक्टिव्स, इसके लिए एक सेपरेट क्लास, सेपरेट हम लोग बनाएंगे वीडियो जिसके अंदर कि टेल एंडर्स में क्या होता है, डिस्कस कर रहे हैं तो क्या करना है उसके अंदर। मान लीजिए डिस्कस की जगह पे क्रिटिकली एनालाइज है तो कैसे करते हैं क्रिटिकली एनालाइज, एक्सप्लेन का मतलब क्या होता है, हाईलाइट का मतलब क्या होता है, इलूसिडेट का मतलब है, वो सब चीजें हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ यहाँ पे इसका मतलब है कि इसके लिए आपको ठीक तरीके से पैरामीटर बना करके कि हाँ डिस्कस पूछा है तो डिस्कस ही करना है, एक्सप्लेन पूछा है तो एक्सप्लेन ही करना है, क्रिटिसाइज कहा है या क्रिटिकली एनालाइज का तो वही करना है, उसको डायरेक्टिव्स को आपको फॉलो करना है। लॉजिकल फ्लो का मतलब होता है कोहेरेंस, मतलब एक पैराग्राफ दूसरे से वो किस तरह से जुड़ा हुआ है। जैसे आपने यहाँ पे कुछ लिखा कि सपोज क्वेश्चन अगर एग्जाम में है वही मोहम्मद बिन तुगलक वाला, कि मोहम्मद बिन तुगलक के यूटोपियन पॉलिसीज के बारे में बताइए, तो आपने क्या किया, इंट्रो लिख दिया यहाँ पे, चलो यहाँ पे एक सब हेडिंग दिया प्रॉपर कि हाँ उसके यूटोपियन पॉलिसीज के बारे में हम बताने जा रहे हैं, और यहाँ पे 2-4 पॉइंट लिखा या 2-4 पैराग्राफ्स आपने लिखा, और जब अगला पैराग्राफ आप चेंज कर रहे हैं तो सीधा वहां पे कुछ अलग कंटेक्स्ट में आपने लिख दिया कि नहीं कि मोहम्मद बिन तुगलक से और जुड़ा हुआ क्या हो सकता है कि ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, वो सब चीजें आपने लिखा यहाँ पे। अचानक से आप उसका कुछ और भी एस्पेक्ट लिख रहे हैं, मान लीजिए सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट पड़ा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर तो एक अलग सीक्वेंस चल रहा था जिसमें आप यूटोपियन पॉलिसीज के बारे में लिख रहे थे, सोसाइटी पे जो उसका इंपैक्ट है यहाँ पे वो चेंज हो रहा है नैरेटिव। तो ये दोनों पैराग्राफ प्रॉपर तरीके से जुड़ा होना चाहिए, कोहेरेंस में होना चाहिए। कभी कभी एक दूसरा एग्जांपल कि आप मान लीजिए किसी इवेंट, किसी ट्राइबल मूवमेंट के बारे में लिख रहे हैं, ट्राइबल मूवमेंट के बारे में आपने लिखा बहुत सारा, एक पैराग्राफ में लिखा, अब मान लीजिए इसी का कंटिन्यूएशन है आगे, तो उसको ना करके, मतलब ट्राइबल मूवमेंट किस तरह से चल रहा है उसको ना लिख के आप एकदम एक नया कोई वहां लिख दे रहे हैं तो वो नहीं चलेगा। कोहेरेंस में होना चाहिए, जैसे एक पैराग्राफ दूसरे से जुड़ा हुआ, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, पांचवा। जैसे आप एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी बुक क्या है, एनसीईआरटी बुक में हर चीज कोहेरेंस में लिखा होता है, मतलब एक पैराग्राफ अगले पैराग्राफ का एक भूमिका बनाता है, अगले पैराग्राफ के लिए एक बैकग्राउंड के जैसा काम करता है वो चीज। तो इसके लिए ये सब वर्ड यूज कीजिए, देयरफॉर, हाउएवर, इन कॉन्ट्रास्ट। तो क्या होगा, एक पैराग्राफ आप यहां लिखेंगे, जब अगला पैराग्राफ आप लिख रहे होंगे तो ये आपको ये जोड़ने में मदद करेगा। एक पैराग्राफ कुछ भी लिखा आपने, फिर यहाँ हाउएवर डाल दिया, हाउएवर। सो दैट इज हाउ इट इज डन, कि आप दो चीजों में, दो पैराग्राफ्स के बीच में कोहेरेंस, या पूरे आंसर में एक कोहेरेंस या लॉजिकल फ्लो मेंटेन कीजिए। एम्बिग्विटी नहीं होना चाहिए, स्पेसिफिक और डायरेक्ट होना चाहिए आपका स्टेटमेंट। जैसे मान लीजिए कुछ लोग, मैंने पहले ही बोला कि सिविल सर्विसेज के दुनिया में आपको सोर्स को कोट करना चाहिए, जिस सोर्स से आप डेटा ले रहे हैं, हंगर इंडेक्स से डेटा ले रहे हैं तो वहां से लीजिए डेटा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हंगर इंडेक्स को कोट कीजिए, रैंडमली नहीं कि सम पीपल बिलीव दैट इंडियाज रैंक इज सो एंड सो, या इट इज सेड दैट इंडिया इज अ पुअर कंट्री। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इंडिया पुअर कंट्री होगा सर्टेन पैरामीटर्स पे, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो सकता है, इसमें प्रॉपर तरीके का इन्वेस्टमेंट मॉडल्स काम नहीं कर रहा होगा, इसमें प्रॉपर
या मान लीजिए लोगों को उस तरह का जो क्या कहें उसको, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे बहुत सारे लोग होंगे, अलग अलग चीजों पे अलग पैरामीटर्स हो सकता है कि एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा डैमेज कर रहे हैं हम लोग, बहुत कुछ कर रहे होंगे, पॉल्यूटेड कंट्री है, वो है, पॉलिटिकली अनस्टेबल है, जो भी चीज होंगी, लेकिन वेग एक्सप्रेशंस वहां नहीं लिखना है कि इट इज बिलीव्ड, इट इज सेड दैट, वैसे नहीं लिखना है, स्पेसिफिक कोड को आपको मेंशन करना पड़ेगा वहां पे। दैट इज हाउ आंसर इज फ्रेम। और पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव लैंग्वेज ये तो मस्ट है। देखिए, अब आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपके आसपास आपका जो भी एडमिनिस्ट्रेटर हो, मान लीजिए जिलाधिकारी हैं, बड़े बड़े पोस्ट पे लोग रहते हैं, तो ये सब के सब नेगेटिव टाइप के लोग हैं, ऐसा तो कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि आप खुद नहीं बर्दाश्त करेंगे कोई नेगेटिव बंदा आपके आसपास हो, दिमाग में हर समय नेगेटिव डाउट्स और कंफ्यूजन क्रिएट करता हो, तो वैसा नेगेटिव आदमी कोई भी नहीं चाहता है। तो आपको आंसर जब आप लिखें तो वहाँ होपलेसनेस नहीं आना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कभी कभी आंसर में चेक करता हूँ, देखता हूँ कि कंक्लूजन में क्या लिख रहा है, कि ऊपर लिखा उसने क्रिटिकली एनालाइज किया किसी गवर्नमेंट स्कीम को या किसी भी चीज को, कंक्लूजन में उसने जनरलाइज कर दिया नेगेटिव वे में कि दिस इज द रियल पिक्चर ऑफ इंडिया, मतलब करप्शन के मामले में लिख दे रहा है। तो ये थोड़ी एक्सेप्टेबल होगा। इससे पता चलता है कितना आप थक चुके हैं, कितना आप होपलेस हो चुके हैं इस पूरे सिस्टम से, और इस सिस्टम के अगेंस्ट में आप काम करने वाले हैं। तो ऐसे लोगों का सिलेक्शन कोई भी नहीं करेगा, तो आपको यहाँ पे बहुत कम नंबर मिलने वाला है। कंक्लूजन छोड़ दिए, बॉडी में भी कुछ लोग लिखते हैं ऐसा, तो अवॉइड कीजिए। पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव लैंग्वेज का ही आप उसमें ये अपना इनकॉर्पोरेशन कीजिए। बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव, इसके बारे में पहले ही मैंने बोला कि आर्गुमेंट जो होना चाहिए बैलेंस होना चाहिए। अगर पॉजिटिव लिख रहे हैं तो वहां थोड़ा सा नेगेटिव भी लिखना है, नेगेटिव लिख रहे हैं तो पॉजिटिव भी लिखना है। क्लियर? ग्रामेटिकल और स्पेलिंग एरर ये जेपीएससी के बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि देखिए अक्सर मैं यहाँ देखता हूँ कि एक प्रॉब्लम से बहुत लोग जूझ रहे हैं। वो प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए 10th तक कोई हिंदी मीडियम में था, अभी वो इंग्लिश मीडियम में आया है, 11-12 में इंग्लिश मीडियम, ग्रेजुएशन में इंग्लिश मीडियम, या कुछ लोग +2 तक हिंदी मीडियम, ग्रेजुएशन में इंग्लिश मीडियम। तो ऐसे जितने स्टूडेंट्स हैं उनका संख्या बहुत ज्यादा है। क्लियर? मैं भी उसमें से एक बच्चा हूँ, मान लीजिए 5th तक मैं हिंदी मीडियम, आगे चल के मैं इंग्लिश मीडियम। तो उससे क्या होता है कि आपका थोड़ा सा इंग्लिश में जो सेंटेंसेस आप बना रहे हैं, सेंटेंसेस आपने सही बनाया है, आपके दिमाग में सही चल रहा था, कंटेंट भी सही है, लेकिन ग्रामेटिकली वो सही नहीं है, तो उसके वजह से भी नंबर कटेगा आपका। तो आप सॉल्यूशन ये है कि 2-3 बार पढ़िए, आंसर लिखा जो है आपने उसको एटलीस्ट देख लीजिए कि हाँ ये ग्रामेटिकली सही है कि नहीं। आपको कम टाइम नहीं मिलेगा, 30 मिनट का टाइम मिलेगा इसके लिए लिखने के लिए, तो 30 मिनट में आप 5 मिनट भी रखेंगे कि एक बार चेक कर लेते कहाँ का ग्रामेटिकल मिस्टेक है, उसको जितना हो सकता है सही कर सकते हैं। मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि 100% सबका सही होगा, चलिए 95% सही रखिए, आप उसको 96% सही रखिए, लेकिन मेजॉरिटी सही रखना है। ये नहीं कि इंट्रो में ही गलत ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं, वैसे नहीं करना है। प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स ये सब दे करके, फुल स्टॉप जहां चाहिए वहां दिया, कॉमा जहां चाहिए वहां दिया, और आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं आखिरी जो सेगमेंट है हमारा, कंक्लूजन। कंक्लूजन लिखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मैंने क्या बोला कि जैसे ये फिल्म है वैसे ही चलता है। फिल्म का मतलब इंट्रोडक्शन हो गया, बॉडी, बॉडी का मतलब जो फिल्म का पूरा कहानी चल रहा होगा वो हो गया, और कंक्लूजन जो है ना उसका एंड है, क्लाइमेक्स है। अगर मान लीजिए आपका इंट्रोडक्शन फिल्म का, अगर मान लीजिए बीच का जो स्टोरी है थोड़ा सा डल भी है, अगर क्लाइमेक्स जबरदस्त कर दे तो बस हो गया बात। मिर्जापुर 3 क्लाइमेक्स जबरदस्त कर दिया तो चल गया उसका। तो दिस इज हाउ कंक्लूजन इज डन। कंक्लूजन इसीलिए हम लोग लिखते हैं ताकि उसको एक जबरदस्त तरीके से एंड किया जा सके। कंक्लूजन मजबूरी नहीं है, उसको एक मजबूरी मान करके अरे लिखना ही पड़ेगा कुछ, वैसे नहीं करना है। कंक्लूजन इज ए अपॉर्चुनिटी कि जो भी आप ऊपर से नेगेटिव लिखते चले आ रहे थे, क्रिटिकली एनालाइज लिख रहे थे, यहां आकर के उसको आप एक पॉजिटिव तरीके से, ऑप्टिमिस्टिक तरीके से एंड कर सकते हैं। तो कैसे लिखना है कि व्हाट टू इंक्लूड इन कंक्लूजन? पहले तो समराइज कर सकते हैं, ऊपर जितना भी आर्गुमेंट लिखा आपने, मान लीजिए किसी पॉलिसी के बारे में लिखा, पॉलिसी के अलग अलग एस्पेक्ट्स को डिस्क्राइब किया, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि विथ ऑल दीज इंडिया इज लीडिंग टू ए सक्सेसफुल पाथ, सक्सेसफुल फ्यूचर, ऐसे करके आप कंक्लूजन वहां पे स्टार्ट कर सकते हैं लिखना। और भी चीजें हैं कंक्लूजन में, बताता हूँ। समराइज कीजिए कोर आर्गुमेंट को, जरूरत पड़ता है तो। आंसर द क्वेश्चंस डिमांड, मतलब क्वेश्चन जो डिमांड कर रहा था, जैसे पीछे एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं कि क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा था, कि शेरशाह सूरी की उपलब्धियों और योगदान का आलोचनात्मक परीक्षण करें, मतलब कंट्रीब्यूशन ऑफ शेरशाह सूरी। तो उसको आप ये बताइए, लास्ट में कंक्लूड कीजिए कि जब अबोव जो ऊपर आपने लिखा, जो फैक्ट्स आपने लिखा है कि हेंस ऑल दीज लेड टू
ए प्रॉपर मतलब जैसे उसको कनेक्ट कीजिए थोड़ा फ्यूचर से ऐसे करके कि दीज रिफॉर्म्स बिकेम अ बेस फॉर फ्यूचर रिफॉर्म्स डन बाय अकबर। ठीक है, और कंक्लूजन में इसी तरीके से हम लोग ये करते हैं कि मतलब ये सारी चीजें जो ऊपर का हुआ कंक्लूड करके समराइज करके आपने बताया, इसी को बेस बना करके आगे फ्यूचर रिफॉर्म किया गया, लेगेसी आप लिख रहे हैं उस रिफॉर्म का। तो ये चीजें आप उसमें कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए अब हमने क्या देखा यहाँ पे, 2 पॉइंट्स। फॉरवर्ड लुकिंग पर्सपेक्टिव, फॉरवर्ड लुकिंग का पर्सपेक्टिव का मतलब यही लेगेसी बताना किसी भी चीज का कि इस चीज ने एक बैकग्राउंड सेट किया आगे आने वाले चीज के लिए, ये है कंक्लूजन। और एंड विथ ए पॉजिटिव नोट, रिफ्लेक्ट ऑप्टिमिज्म, हाईलाइट द स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट। जैसे मान लीजिए आप किसी भी योजना को, किसी भी सरकार की पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर रहे थे बहुत देर से कि नहीं ये जनधन योजना ठीक नहीं है, या फिर ये आधार वाला जो कोई भी योजना ये मान लीजिए ठीक नहीं है, क्रिटिसाइज कर रहे थे, तो लास्ट में आप लिख सकते हैं कि अगर ये सारे पॉइंट्स जो हमने ऊपर लिखा, अगर ये सारे पॉइंट्स ठीक कर दिए जाएं तो ये योजना और भी सफल हो सकती है, और भी ज्यादा जबरदस्त हो सकती है, अच्छी हो सकती है। तो इससे क्या हुआ, पॉजिटिव नोट में आपका आ गया, सो इट बिकेम अ पॉजिटिव आंसर। और इसीलिए हम लोग कंक्लूजन वहां पे लिखते हैं। ठीक, चलिए बैलेंस्ड कंक्लूजन मतलब हाउ टू राइट कंक्लूजन, अलग अलग तरीके से हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3-4 टाइप से हम लोग कंक्लूजन लिख सकते हैं, डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है। बैलेंस्ड कंक्लूजन, यूज दिस व्हेन द क्वेश्चन रिक्वायर्स ए क्रिटिकल इवैल्यूएशन और एनालिसिस, जो अभी जस्ट लास्ट में मैंने बोला कि जब आपका आंसर ऐसा हो रहा हो ना कि ऊपर से आप पूरा क्रिटिकली एनालाइज करते चले आ रहे हैं, मतलब सारे जो नेगेटिव पॉइंट्स है या जो सारे फॉल्ट लाइन है उसको आप बताते चल रहे हैं, तो लास्ट में आकर के आपको कंक्लूजन में ये लिख देना है कि योजना बड़ा अच्छा है, पॉलिसी बड़ा अच्छा है, लेकिन इन सारे पॉइंट्स को अगर ठीक कर लिया जाए तो ये और भी ज्यादा बेटर हो सकता है, और भी ज्यादा अच्छा हो सकता है। जैसे यहीं पे एग्जांपल क्या है कि while the Supreme Court has played a pivotal role in upholding fundamental rights, challenges such as judicial delays and limited access to justice remains। मतलब क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के को क्रिटिकली एनालाइज, की सुप्रीम कोर्ट का वर्किंग को क्रिटिकली एनालाइज, उस तरह का कोई क्वेश्चन होगा। यहाँ क्वेश्चन नहीं लिखा है, कंक्लूजन डायरेक्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिख दिया उसने कि देखिए फंडामेंटल राइट्स जो पीछे था, फंडामेंटल राइट्स को अपहोल्ड तो करता है, लेकिन साथ ही साथ जुडिशियल डिले, 4-5 करोड़ केस पेंडिंग है, एंड लिमिटेड एक्सेस टू जस्टिस, मतलब बहुत लोगों को जस्टिस नहीं मिल पा रहा है। अभी आप रिसेंट केसेस बहुत सारा देख रहे हैं। तो स्ट्रेंथनिंग जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी कैन फर्दर एनहांस इट्स इफेक्टिवनेस। तो कैसा लिखा हमने कि अगर हम जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, जो आंसर वो देते हैं आंसरेबिलिटी, उसको हमने बढ़ाया, एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाया, मतलब आम आदमी भी, नहीं पढ़ा लिखा आदमी भी, गरीब आदमी भी को भी न्याय मिल सकता है, अगर वैसा सिस्टम हमने बनाया तो सुप्रीम कोर्ट और भी ज्यादा इफेक्टिव तरीके से काम, या जुडिशियरी और ज्यादा इफेक्टिव तरीके से काम कर सकती है। ऐसे हम लोग लिखते हैं कंक्लूजन, बैलेंस लास्ट में उसको बनाने के लिए। और भी देख सकते हैं फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन, वैसा क्वेश्चंस जिसके अंदर कोई पॉलिसी, कोई डेवलपमेंट का एजेंडा, कोई ग्लोबल इश्यू को पूछा गया, तो जब भी ऐसा हो तो हमेशा क्या करना है, फ्यूचरिस्टिक उसको एंड करना है कि जो ऊपर का पॉइंट्स या जो ऊपर आपने डिस्कशन किया वो सबको ठीक कर देने से फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर हमको दिखेगा, या इसको इनकॉर्पोरेट कर लेने से एक ब्राइट फ्यूचर हम लोगों को दिखेगा। जैसे टू इंश्योर सस्टेनेबल ग्रोथ, इंडिया मस्ट बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, इंटीग्रेटिंग एडवांस टेक्नोलॉजीज एंड प्रमोटिंग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। क्या है इसका मतलब, ये कंक्लूजन लिखा हुआ है। कंक्लूजन मतलब फ्यूचरिस्टिक, कि इंडिया का फ्यूचर ब्राइट होगा अगर वो डेवलपमेंट के साथ साथ एनवायरमेंट को भी कंसर्न में लेकर के आएगा, क्योंकि एनवायरमेंट कंजर्वेशन बहुत ज्यादा ये फ्यूचरिस्टिक मामला है। कहते हैं ना कि मतलब हमने ये एनवायरमेंट जो है अपने एंसेस्टर से उधार नहीं, अपने बच्चों से उधार लिया हुआ होता है। तो उसी लिए इस तरह का कोट लिख करके आप ये कर सकते हैं। G20 का मंत्रा लिख सकते हैं वहां पे, G20 का जो मंत्र था कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इस तरह का कोट लिख लिख करके आप उसको एंड कर सकते हैं। मतलब फ्यूचरिस्टिक तरीके का कंक्लूजन आप वहां दे सकते हैं जब भी कोई ग्लोबल इश्यू या सामने आए। वैल्यू बेस्ड कंक्लूजन, जब भी कोई एथिकल फिलोसॉफिकल क्वेश्चन हो, तो ये जनरली तो नहीं आता है यूपीएससी में, सॉरी जेपीएससी में, क्योंकि एथिक्स जो है या एथिकल फिलोसॉफिकल क्वेश्चन ज्यादातर आपको यूपीएससी में देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां जो GS4 है उसके अंदर एथिक्स का ही पेपर है। तो इसके अंदर जनरली वैल्यू बेस्ड की इक्वालिटी, जस्टिस, इंक्लूसिव, क्योंकि एथिक्स का जो लैंग्वेज वो बिल्कुल अलग होता है बाकी लैंग्वेज से। बाकी सारे लैंग्वेज वो थोड़े अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेक्निकल चीजों के ऊपर चलते हैं। एथिक्स जो है क्योंकि वो फिलोसफी का पार्ट है, तो वहां पे थोड़ा सा आपको फिलोसॉफिकल लैंग्वेज, एथिकल लैंग्वेज लिखना पड़ता है। तो वहां वैल्यू लिखना जरूर, वैल्यू मतलब कि क्या हमारा इक्वालिटी एक वैल्यू है, जस्टिस एक वैल्यू है,
तो वैल्यू बेस्ड कंक्लूजन कि अपहोल्डिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी, जस्टिस एंड इंक्लूसिविटी इज एसेंशियल टू स्ट्रेंथन इंडियाज डेमोक्रेटिक फैब्रिक एंड इंश्योर हॉलिस्टिक डेवलपमेंट फॉर ऑल। इस तरीके के कंक्लूजन्स आप इंक्लूड कर सकते हैं। और क्या है, कॉल टू एक्शन। जब भी कोई गवर्नमेंट पॉलिसी हो, किसी भी तरह का गवर्नेंस पॉलिसी या रिफॉर्म बेस्ड क्वेश्चन हो, तो कॉल टू एक्शन कि मतलब इससे क्या होगा कि effective implementation of policies coupled with public awareness accountability can address the challenge in India's healthcare system and ensure better outcome for citizens। मतलब कॉल टू एक्शन क्या करना चाहिए, ठीक है, या क्या हो सकता है, इसको अगर इनकॉर्पोरेट करेंगे तो क्या हो सकता है। चलिए, तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया बहुत सारी चीजों के बारे में। तो एक अच्छा आंसर लिखने के लिए सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन का नेचर समझना पड़ता है। क्वेश्चन अगर आपका 200 वर्ड का है तो उसके हिसाब से आंसर लिखेंगे, क्वेश्चन अगर 600 वर्ड का, 800 वर्ड का है तो उसके हिसाब से आंसर लिखेंगे। तो पहला चीज हमने समझा कि हमारा क्वेश्चन जेपीएससी में 600 से 800 वर्ड वाला आएगा। क्लियर। दूसरा हमने यहाँ पे क्या सीखा, जो दूसरी चीज थी कि इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। स्ट्रक्चर के अंदर हमें इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, 3 चीजें लिखनी होती हैं। और फिर हमने डिस्कस किया कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखना चाहिए, बॉडी को कैसे स्ट्रक्चर करना चाहिए अलग अलग सेगमेंट में तोड़ करके, और फिर कंक्लूजन में क्या लिखना चाहिए, कंक्लूजन कितने टाइप का हो सकता है, वो सब चीजें। और हमने डिस्कस किया लैंग्वेजेस के बारे में कि लैंग्वेज कैसा यूज करना चाहिए। तो लैंग्वेज सिंपल यूज करना चाहिए, बहुत ज्यादा उसको नहीं बढ़ाना चाहिए। वो सारी चीजें हमने डिस्कस किया अलग अलग। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको प्रॉपर तरीके से नोट्स बना के रख लीजिए और अपने आंसर्स में इनकॉर्पोरेट कीजिए। तो हम लोग जब आएंगे तो अगले बार आपको मैं आंसर सीट पे एक आंसर लिख के दिखाऊंगा कि आंसर कैसे हम जो भी हमारा सिस्टम था उसके हिसाब से आंसर्स लिखते हैं। सो बेसिकली आई होप यू एंजॉयड ऑल। थैंक यू।